हेलो एंड वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। जैसा आप सबको पता है कि इकोनॉमी स्पेशल बैच एक हमने चालू किया है और इस बैच में हमने ये प्रयास किया है कि इकोनॉमी से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वह कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, एक दिवसीय परीक्षा से लेके आईएएस तक की परीक्षा, उसमें जिस जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी को हमने कवर करने का प्रयास किया है। और इसी श्रृंखला में बैंकिंग से संबंधित हमारी क्लास चल रही थी। बैंकिंग से संबंधित 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं और ये आज बैंकिंग से संबंधित पार्ट 3 हम लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि हम पिछली 2 क्लासेस से इस आज की क्लासेस को जोड़ें, जैसा हम हमेशा करते हैं। तो पिछली जो 2 क्लासेस हैं उनमें हमने बैंक के क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि बैंकों को जब क्लासिफिकेशन किया था हमने तो 5 प्रकारों में क्लासिफाई किया था। पहला कमर्शियल बैंक या इन्हें व्यावसायिक बैंक हिंदी में हमने कहा था, व्यावसायिक बैंक। दूसरे प्रकार के जो बैंक हमने पढ़े थे वे थे कोऑपरेटिव बैंक या सहकारी बैंक। तीसरे प्रकार के जो बैंक हमने पढ़े थे वे थे डेवलपमेंट बैंक। और इन डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत हमने 4 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नाबार्ड, सिडबी, एक्जिम और एनएचबी के बारे में पढ़ा था। चौथे प्रकार के जो बैंक क्लासिफिकेशन में हमने देखे थे वे थे इन्वेस्टमेंट बैंक या इन्हें हिंदी में कहा जाता है निवेश बैंक। और 5वें इस प्रकार के जो बैंक हमने क्लासिफिकेशन में देखे थे वे थे लैंड डेवलपमेंट बैंक या भूमि विकास बैंक, इन्हें हिंदी में कहा जाता है। ऊपर के जो ये 3 प्रकार के बैंक हैं इनकी विस्तृत चर्चा हम पीछे की क्लास में कर चुके हैं। आज जिन बैंकों के बारे में हम पढ़ेंगे वे हैं इन्वेस्टमेंट बैंक या निवेश बैंक और लैंड डेवलपमेंट बैंक। इन दोनों बैंकों के बारे में पढ़ने के अतिरिक्त हम कुछ विशेष प्रकार के बैंक जो भारत में स्थापित किए गए थे एक समय, लोकल बैंक्स, उनके बारे में देखेंगे। और उसके बाद हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एनबीएफसी क्या होती हैं उसके बारे में भी आज के क्लास में देखने वाले हैं। और साथ ही साथ अंत में आज की क्लास में हम एनबीएफसी को देखने के बाद ये जानेंगे कि अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक में क्या अंतर होता है। तो आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं बैंकों के वर्गीकरण के अंतर्गत जो चौथे प्रकार के बैंक हम देखने वाले हैं वो है इन्वेस्टमेंट बैंक, निवेश बैंक भी इन्हें कहा जाता है, मर्चेंट बैंक भी इन्हें कहा जाता है और अंडरराइटर भी इन्हें कहा जाता है। आइए देखते हैं किस प्रकार के ये बैंक होते हैं। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखने योग्य कि ये जो बैंक होते हैं ये सीधे कंपनियों के साथ में क्या करते हैं, डील करते हैं। किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के साथ में ये क्या नहीं करते हैं, डील नहीं करते हैं। तो सबसे पहली चीज, ये किसके साथ में ट्रांजैक्शन करते हैं, कंपनीज के साथ में ट्रांजैक्शन करते हैं। और इनका जो कार्य होता है वो क्या होता है, किसी कंपनी द्वारा जो शेयर जारी, जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, निवेश बैंक यानी किसी कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों में क्या करते हैं, ये निवेश करते हैं। और जब ये शेयरों में निवेश करते हैं तो बैंक क्या करते हैं, शेयर खरीदते हैं। बैंक क्या करते हैं, शेयर खरीदते हैं, किसी कंपनी के शेयर खरीदे और बैंक इसके बदले में इन्हें क्या देते हैं, धन देते हैं। तो इस प्रकार से धन प्रदान करने का कार्य कौन करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक करते हैं। किसके माध्यम से, कंपनियों के शेयर खरीद कर। ठीक है। साथ ही साथ एक अन्य कार्य जो कंपनियों के लिए करते हैं वो ये कार्य है कि सस्ते से सस्ता ऋण प्राप्त कैसे किया जाए उसकी सलाह भी ये क्या करते हैं, कंपनीज को देते हैं। तो इस प्रकार न केवल सस्ता ऋण जुटाने की सलाह ये देते हैं अपितु कंपनी की पूंजी की आवश्यकताओं को भी ये कंपनी के शेयर खरीदकर पूरी करते हैं। ठीक है। उसके बाद अगले प्रकार के बैंक भूमि विकास बैंक या लैंड डेवलपमेंट बैंक के नाम से जिन्हें जाना जाता है और ये राज्य सरकार के स्वामित्व में कार्य करते हैं। दीर्घकालीन प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं। और किस उद्देश्य के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं, मशीनी खरीद के लिए। मशीन, कैसी मशीन खरीद के लिए, ऐसी सभी मशीनें जो भूमि के विकास से संबंधित हैं, जैसे ट्रैक्टर, ट्रॉली, हल, इस प्रकार के जो संबंधित मशीनरी है जो भूमि विकास के काम आती है, उनको खरीदने के लिए दीर्घकालीन ऋण लैंड डेवलपमेंट बैंक या भूमि विकास बैंक प्रदान करते हैं। अब बैंकों के पूरे वर्गीकरण को हमने समझ लिया, 5 प्रकार के बैंक हमने देख लिए। अब हम जानेंगे कि इन
पांचों प्रकार के बैंकों को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले भाग शेड्यूल्ड बैंक और दूसरा भाग नॉन शेड्यूल्ड बैंक। हिंदी में शेड्यूल्ड बैंक को कहा जाता है अनुसूचित बैंक, और दूसरे प्रकार के बैंक हैं गैर अनुसूचित बैंक। तो आइए अंतर समझते हैं, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंकों में क्या अंतर होता है। सबसे पहले जो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं उनका जो वर्णन किया गया है वो आरबीआई एक्ट 1934 की जो द्वितीय अनुसूची सेकंड शेड्यूल है उसमें किया गया है, जबकि जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक हैं या गैर अनुसूचित बैंक हैं वो इस सूची में स्थान नहीं पाते हैं। तो पहला अंतर ये हुआ। दूसरा, जो कैश रिजर्व रेशो रखना होता है अनुसूचित बैंकों को, अनुसूचित बैंक क्या रखते हैं, अपने कुल जमा धन का कुछ भाग किसके पास में रखते हैं, आरबीआई के रूप पास रखते हैं, जिसे सीआरआर कहा जाता है। तो इन्हें ये सीआरआर के रूप में पैसा कहां रखना होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में रखना होता है। जबकि नॉन शेड्यूल्ड जो बैंक होते हैं, गैर अनुसूचित जो बैंक होते हैं, वो इस पैसे को आरबीआई के पास में नहीं रखते, यानी सीआरआर के रूप में पैसा इन्हें आरबीआई के पास में नहीं रखना होता है, स्वयं के पास जरूर इनको वो पैसा रखना होता है। ठीक है, जमाकर्ता के ये जब कोई ऐसी इस प्रकार की स्थिति बन जाती है अर्थव्यवस्था में कि बैंकों को पैसे की जरूरत होती है, तो उस समय आरबीआई पैसा प्रदान करके अनुसूचित बैंकों को सहायता देता है, लेकिन गैर अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती। तो हम कह सकते हैं कि अनुसूचित बैंकों में जो जमाकर्ता हैं, जिन ग्राहकों का पैसा जमा है, उनके हित अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित रहते हैं, जबकि यहां गैर अनुसूचित बैंकों में इनके हितों की सुरक्षा नहीं होती है। तो ये बात करी हमने अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंकों के बारे में कुछ अंतरों की, क्या क्या मुख्य अंतर होते हैं इन्हें हमने देखा। तो जितने भी प्रकार के बैंक हमने अब तक पढ़े हैं वे सभी के सभी क्या थे, अनुसूचित प्रकार की श्रेणी में आते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा, तो फिर गैर अनुसूचित बैंक कौन से हैं। तो आइए देखते हैं गैर अनुसूचित बैंक कौन से हैं। तो गैर अनुसूचित जो बैंक हैं भारत में वे हैं 4 तो लोकल बैंक या क्षेत्रीय बैंक भारत में गैर अनुसूचित बैंक के रूप में कार्य करते हैं, और 4 ही अन्य बैंक गैर अनुसूचित बैंकों के रूप में कार्य करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से वे 8 बैंक हैं जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक के रूप में भारत में कार्यरत हैं। अब लोकल बैंक, सबसे पहले ऐसे कौन से बैंक है, लोकल बैंक्स, 4 लोकल बैंक्स हैं, कौन कौन से हैं वो देखेंगे, लेकिन लोकल बैंक्स की अवधारणा को उससे पहले समझे। लोकल बैंक्स क्या होते हैं, निजी बैंक होते हैं। सबसे पहली चीज, इनका जो परिचालन होता है वो किसी राज्य में कम से कम 3 जिलों में, अधिक से अधिक कितने जिलों में किया जा सकता है, 3 जिलों में, यानी 3 जिलों से ज्यादा इनका परिचालन क्षेत्र नहीं होता है, और एक शाखा शहरी क्षेत्र में होती है। ये जो बैंक परिचालन होते हैं इन 3 जिलों में परिचालन इनका होता है अधिकतम, और एक शाखा कम से कम क्या होनी चाहिए, शहरी क्षेत्र में होनी चाहिए, शेष ग्रामीण क्षेत्र में खोली जाती है। ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं कि जो स्थानीय बचत है उसे स्थानीय क्षेत्र में ही रखना, यानी जिस क्षेत्र में ये कार्यरत हैं वहां के लोगों की बचत को वहीं पे खपाना क्या होता है, इन लोकल बैंकों का क्या होता है, उद्देश्य होता है। कौन कौन से लोकल एरिया बैंक भारत में कार्यरत हैं, पहला सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, दूसरा कोस्टल लोकल एरिया बैंक, तीसरा कैपिटल लैब, और चौथा कृष्णा भीमा लोकल एरिया बैंक। ये सब के सब 4 जो बैंक हैं वो गैर अनुसूचित बैंक या नॉन शेड्यूल्ड बैंक के रूप में भारत में कार्यरत है। अब देखते हैं दूसरे जो अन्य 4 गैर अनुसूचित बैंक या नॉन शेड्यूल्ड बैंक जो भारत में कार्यरत हैं वे कौन कौन से हैं। तो पहला है अखंड आनंद कोऑपरेटिव बैंक, दूसरा है अमोघ कोऑपरेटिव बैंक, तीसरा है अल्लावी कोऑपरेटिव बैंक, और चौथा इस प्रकार का बैंक है अमरनाथ कोऑपरेटिव बैंक। तो इस प्रकार से कुल 8 बैंक भारत में नॉन शेड्यूल्ड बैंक या गैर अनुसूचित बैंक के रूप में कार्य करते हैं। अंतर क्या होता है अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंकों के अंदर, वो हम देख चुके हैं। अब बैंकों को हमने देखा, बैंकों के क्लासिफिकेशन को हम देख चुके हैं, लेकिन अक्सर समाचार पत्रों और आपकी किताबों में आप एक अन्य शब्द भी पढ़ते हैं, NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। अब हम जानेंगे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन आखिर होती क्या है। देखिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन भी बैंक के जैसा ही कार्य करती हैं, लेकिन फिर भी इन्हें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन क्यों कहा जाता है वो इसकी अवधारणा को समझने के बाद में क्लियर हमें होगा। तो देखिए,
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन क्या करते हैं, वित्तीय क्रियाओं में इनकी भागीदारी होती है, यानी ये भी किस वैसा ही कार्य करते हैं जैसे बैंक करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का ये भी कार्य करती हैं बैंकों की तरह। और ज्यादातर जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस होती हैं उनका जो कार्य होता है वो क्या होता है, ऋण प्रदान करना या लोन बांटना। जैसे आपने सुना होगा बजाज कैपिटल, ठीक है। बजाज कैपिटल क्या है, लोन बांटती है और एक प्रकार की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। बैंकों से ये किस प्रकार अलग होते हैं उसको भी हम समझेंगे आज ही की क्लास में। लेकिन अधिकतर जो एनबीएफसी होती हैं वो ऋण देने का काम करती हैं, जबकि कुछ प्रकार की एनबीएफसी लोगों से पैसा जमा के रूप में स्वीकार भी करती हैं, लोगों का अकाउंट खोलकर। लेकिन सभी एनबीएफसी नहीं, कुछ विशेष प्रकार की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ये कार्य करती हैं। CRR SLR कैश रिजर्व रेशियो स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कि आरबीआई द्वारा बैंकों पर कुछ मानक जो तय किए गए हैं, जिसके अंतर्गत कुछ पैसा उन्हें बैंक आरबीआई के पास में जमा कराना होता है, वो क्या होते हैं, केवल उन्हीं एनबीएफसी के लिए लागू होते हैं जो लोगों की जमा स्वीकार करते हैं। यानी जमा स्वीकार करते हैं, इसका तात्पर्य क्या है, लोगों ने एनबीएफसी को पैसा दिया। तो अब यहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल आ जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस जमा पैसे को क्या करे, गारंटी दे, सुरक्षित करे, और उस सुरक्षा के लिए ही इन एनबीएफसी को सीआरआर और एसएलआर का पालन करना होता है। जबकि केवल ऋण वितरण का जो कार्य करती हैं एनबीएफसी, उनमें ग्राहकों के हितों की सुरक्षा का प्रश्न नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो लोगों से पैसा ले नहीं रही, वो तो ऋण के रूप में बांट रही हैं, तो उनके लिए सीआरआर और एसएलआर लागू नहीं होता है, ठीक है। नियंत्रण की बात की जाए तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो होती हैं, एनबीएफसी होती हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करती हैं। कुछ एनबीएफसी ऋण वितरण का कार्य करती हैं, कुछ एनबीएफसी म्यूचुअल फंड से संबंधित होती हैं, कुछ एनबीएफसी शेयर मार्केट से संबंधित होती हैं, कुछ एनबीएफसी इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित होती हैं, कुछ एनबीएफसी क्या होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित मामलों में कार्य करती हैं, और कुछ एनबीएफसी पेंशन क्षेत्र में कार्य करती हैं। तो जिस क्षेत्र में वो कार्य करती है उस क्षेत्र का जो रेगुलेशन करने वाला विनियामक होता है वही एनबीएफसी पर नियंत्रण करता है। जैसे जो भी एनबीएफसी क्या करेगी, ऋण वितरण का कार्य करेगी, उस पर नियंत्रण कौन रखेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस सेक्टर में जो एनबीएफसी कार्य करेगी उस पर नियंत्रण कौन रखेगा, इरडा, जो कि वित्तीय क्षेत्र का क्या है, रेगुलेटर है। इसी प्रकार शेयर मार्केट में यदि कोई क्या करेगी, कोई एनबीएफसी कार्य करती है, तो उस पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता है, सेबी। इस प्रकार ये बात हुई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन पे नियंत्रण की। जिस प्रकार से हमने बैंकों का वर्गीकरण देखा था, उसी प्रकार से हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का वर्गीकरण भी देखेंगे। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या एनबीएफसी को मोटे तौर पर दो प्रकारों में विभाजित किया गया था। पहला डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी और दूसरा नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी मतलब क्या हो गया, लोगों का पैसा जमा करती हैं, लोगों का पैसा जमा करती हैं। और ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी क्या करती हैं, जमा नहीं करती, केवल क्या करती हैं, ऋण के रूप में लोगों को पैसा देती हैं। और ये डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी लोगों का पैसा जमा भी करती हैं और ऋण के रूप में लोगों को पैसा देती भी हैं। तो ये दो प्रकारों में बांटा गया था, लेकिन कालांतर में इनका वर्गीकरण का जो ये आधार है उसको बदल दिया गया और नया वर्गीकरण जारी किया गया, और उसमें नए वर्गीकरण में दो भागों में बांटा गया एनबीएफसी को। पहले प्रकार की एनबीएफसी कौन सी, पीयर टू पीयर एनबीएफसी उन्हें कहा गया, और दूसरे प्रकार की अकाउंट एग्रीगेटर एनबीएफसी इन्हें कहा गया। अब इसकी ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी नहीं है। इस क्लासिफिकेशन को भी समाप्त कर दिया गया। प्रारंभिक क्लासिफिकेशन में एनबीएफसी को डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग में बांटा गया। अगले क्लासिफिकेशन में पीयर टू पीयर और अकाउंट एग्रीगेटर में बांटा गया। लेकिन वर्तमान समय में इस क्लासिफिकेशन को भी समाप्त करते हुए सभी प्रकार की जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एनबीएफसी आईसीसी कहा जाता है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी के नाम से जाना जाता है सभी प्रकार की एनबीएफसी को। तो ये बात करी एनबीएफसी के क्लासिफिकेशन की। अब पहले प्रकार की एनबीएफसी हमने देखी थी कौन सी, ऐसी एनबीएफसी, ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो क्या करती हैं, लोगों की जमा को क्या करती हैं, स्वीकार करती हैं। तो देखते हैं कौन सी इस प्रकार की एनबीएफसी होती है, ये क्या और इनका क्या कार्य होता है। लोगों को अकाउंट खोलती हैं और अकाउंट खोलकर उसमें पैसा क्या कर सकती हैं, जमा कर सकती हैं।
इन्हें आरबीआई में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंकों के लिए जो निर्धारित मानक होते हैं, जैसे एसएलआर, सीआरआर, सीआरआर, ये सभी इनको क्या करने होते हैं, पालन करने होते हैं, क्योंकि लोगों का पैसा जमा कर रही हैं। तो लोगों का पैसा जमा करते ही लोगों के ग्राहकों का हित यहां जुड़ जाता है, तो आरबीआई इन सब नियमों को इन पर लागू कर देता है। मैक्सिमम जो जमा कराया जा सकता है वो कितना कराया जा सकता है, 60 महीने के लिए इन एनबीएफसी में पैसा जमा कराया जा सकता है, जबकि न्यूनतम जो पैसा जमा कराया जा सकता है जिस अवधि के लिए वह है 12 महीने। तो ये बात हुई एनबीएफसी। कौन से प्रकार की एनबीएफसी, डिपॉजिट टेकिंग। उदाहरण के माध्यम से हम समझे एनबीएफसी को, तो देखिए म्यूचुअल फंड में अगर कोई एनबीएफसी कार्यरत है तो म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी है, सेबी, तो सेबी इसे नियमित करेगी। इंश्योरेंस सेक्टर में यदि कोई एनबीएफसी कार्य कर रही है तो इरडा, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर का क्या है, रेगुलेटर है, वो इस पे क्या करेगा, नियंत्रण करेगा। यदि निधि के रूप में कोई संस्था कार्य कर रही है, एनबीएफसी, कोई एनबीएफसी यदि निधि के रूप में कार्य कर रही है, निधि क्या होती है इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे हम, निधि के रूप में यदि कार्य कर रही है तो उस पर नियंत्रण कौन करेगा, केंद्र सरकार। यदि चिट फंड के रूप में कोई संस्था कार्य कर रही है, कोई एनबीएफसी कार्य कर रही है, तो उस पर नियंत्रण किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। हम समझते हैं दो नए शब्दों को, निधि और चिट फंड। पहले बात करते हैं हम निधि। तो देखिए निधि के अंतर्गत क्या किया जाता है, कुछ एक कमेटी बनाई जाती है और इस कमेटी के क्या बनाए जाते हैं, कुछ सदस्य बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई कमेटी है उसके सदस्य हैं ए बी सी डी। अब ये ए बी सी डी सभी क्या करते हैं, पैसा एकत्रित करते हैं। माना 20 रुपए का योगदान ये दे रहा है, 30 रुपए का योगदान ये, 10 रुपए का योगदान कौन देता है, सी देता है, और डी देता है कितने रुपए का योगदान, 50। तो कुल जो पूंजी हो गई वो कितनी हो गई, 30 और 20 50, 50 100 110 रुपए। तो ये इस प्रकार से अपना अपना योगदान देके क्या कर देते हैं, एक पूंजी को क्या कर लेंगे, एकत्रित कर लेंगे। और इस एकत्रण करने के पश्चात जिस किसी व्यक्ति को ऋण की आवश्यकता होगी, माना क्या हुआ, ए व्यक्ति को क्या हो गया, ऋण की आवश्यकता हो गई, तो ये 110 रुपए ऋण के रूप में ए व्यक्ति को दे दिए जाएंगे और इससे क्या वसूला जाएगा, ब्याज वसूला जाएगा। और इस ब्याज को बांट दिया जाएगा ए बी सी डी में, उस अनुपात में जिस अनुपात में इनकी पूंजी एकत्रित हुई थी। तो ये इनके परिचालन मॉडल का कार्य होता है। और निधि जो संस्था होती है, इस प्रकार से जो संस्थाएं एनबीएफसी कार्य करती हैं उन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है। दूसरे प्रकार की जो एनबीएफसी हमने देखी नई प्रकार की, चिट फंड। तो चिट फंड का सिद्धांत क्या होता है, इसके अंदर भी क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ए बी सी डी नाम से मान लो क्या हो, कोई सदस्य हैं। अब ये क्या करते हैं, ए नाम का व्यक्ति क्या करता है, 10 रुपए देता है, बी नाम का व्यक्ति क्या देता है, 20 रुपए देता है, सी 30 रुपए देता है और डी 40 रुपए सपोज देता है। तो 20 और 10 30 और 30 60 100 रुपए इस प्रकार से क्या होते हैं, इनके पास में एकत्रित होते हैं। तो निधि के अंतर्गत हमने जहां देखा था कि ये जो एकत्रित पूंजी है उसका उपयोग क्या करते हैं, सदस्यों को ऋण देने में किया जाता है। लेकिन चिट फंड के अंतर्गत अंतर क्या है कि इस पैसे का उपयोग क्या किया जाता है, निवेश में किया जाता है और इस पैसे को क्या कर दिया जाता है, निवेशित कर दिया जाता है कहीं ना कहीं। और निवेश के बदले में जो रिटर्न प्राप्त होता है वो इन सभी सदस्यों में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर शेयर, उनका जितना जितना पूंजी लगी हुई है उसके अनुपात में। और इन चिट फंड कंपनियों को जो रेगुलेशन किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है, वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। कौन से कानून के तहत किया जाता है, सेंट्रल चिट फंड लॉ 1982 के तहत इनका नियंत्रण किया जाता है। केंद्र का कानून है लेकिन नियंत्रण किसका, राज्य सरकार का रहता है। तो ये हमने कुछ विशेष प्रकार के एनबीएफसीज के बारे में आज की क्लास में जाना। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, बैंकों के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत दो प्रकार के बैंक देखे, कौन कौन से, इन्वेस्टमेंट बैंकों को हमने देखा और साथ ही साथ लैंड डेवलपमेंट बैंक को हमने देखा। कुछ विशेष प्रकार के बैंक, लोकल बैंक्स को हमने देखा। और बैंकों के संदर्भ में अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक क्या होते हैं इसको हमने जाना। और उसके बाद अंत में हमने फाइनेंशियल सेक्टर या वित्तीय क्रियाओं में भाग लेने वाली संस्थाएं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस और उनके प्रकारों के बारे में जाना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।